घर में इतने सारे नौकर हैं, आप ये सारे काम मेरे अक्षय से क्यों करवाते हैं? आखिर अक्षय आपका सबसे छोटा बेटा है, आप इतना नाराज क्यों रहते हैं उससे? नाराज ना रहूं तो क्या आरती उतारूं उसकी? वो पूरे दिन करता ही क्या है, इधर से उधर घूमने के अलावा उसके पास कोई काम है? तुमने उसका साथ नहीं दिया होता ना तो आज पढ़ लिख गया होता और अपने पैरों पे खड़ा होता। अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह वो भी कहीं अच्छी नौकरी कर रहा होता। ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? मैं उसकी माँ हूँ, मैं भला उसे क्यों बिगाड़ूंगी? क्योंकि उसके सारे गलत फैसलों में हमेशा तुमने उसका साथ दिया। घर में कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता है। अब मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो उसका साथ छोड़ नहीं सकती ना। अपने दोनों भाइयों की तरह अक्षय नौकरी नहीं करना चाहता है, अक्षय अपना काम करना चाहता है, तो इसमें बुराई क्या है? अपना काम भी कोई बातों से नहीं चलता, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिमाग की जरूरत होती है। और तेरा अक्षय ठहरा अनपढ़ और गंवार, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, एक नंबर का नालायक है वो। सुनो जी, कान खोल के सुन लो, मेरे अक्षय के लिए आज के बाद कोई इस तरीके की बात की ना आपने तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुम माँ बेटे को जो दिखाई दे ना वो करो, मैं तो चला। मुझे तो पता है ना मेरी इस घर में चलती ही नहीं है बिल्कुल भी। जिसे देखो मेरे अक्षय को सीख देते रहते हैं, मुंह उठा के सब चले आते हैं अक्षय को बोलने के लिए। माँ इतना नाराज किस पे हो रही हो, क्या हो गया? नहीं नहीं अक्षय बेटा तू बता, भूख लग रही होगी, देखो किरण को बोल देती हूँ खाना लगा देगी तेरे लिए। हाँ माँ, किरण को बोल दो खाना ले आएगी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चल ठीक है, मैं अभी किरण को बोल देती हूँ, तू बैठ जा। अक्षय मेरी गाड़ी पे जरा कपड़ा मार के आ, मुझे अभी कहीं निकलना है। अब नीचे पार्किंग में जा ही रहा है अक्षय, तो बराबर वाले मिश्रा जी के घर ना एक पेन ड्राइव पड़ी हुई है, वो भी ले आना। जा अक्षय, भाग के जा, फटाफट गाड़ी साफ कर दे, मुझे कहीं निकलना है। जी भैया अभी करके आता हूँ आपकी गाड़ी साफ। अक्षय बेटा खाना तो खा ले, तेरा खाना लग गया है। बस माँ मैं अभी आ रहा हूँ, आके ही खाऊंगा, पहले भैया का काम कर देता हूँ, उन्हें कहीं निकलना है। सुभाष बेटा पहले अक्षय को खाना तो खाने देता, उसे बहुत तेज भूख लगी थी, बाद में गाड़ी साफ करवा लेता। माँ आप यूँ रोटी की थाली अक्षय के आगे पीछे मत लेके घुमा करो, वो बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं है वो। अब तो अक्षय की शादी भी हो गई है माँ, अब अक्षय को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हम भी कितना करेंगे उसके लिए। अब हम सारी ज़िंदगी अक्षय और उसकी बीवी के लिए थोड़ी करते रहेंगे, हमारे अपने बीवी बच्चे भी तो हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तो हमें ही निभानी है। जितनी जल्दी हो सके अक्षय अपनी जिम्मेदारी समझ लेना तो अक्षय के लिए अच्छा है माँ। मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो अक्षय के बारे में? किसने कहा तुमसे कि वो जिम्मेदार नहीं है? मेरा अक्षय बहुत जिम्मेदार है। अक्षय ने अपनी जिम्मेदारी से कम मुंह मोड़ा है, उसे जो काम दिया जाता है वो सही से निभाता है उसे। हमें भी तो पता चले आज तक उसने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है माँ, जब देखो इधर से उधर आवारा कुत्तों की तरह घूमता रहता है। मनीष ये क्या बोल रहा है तू मेरे अक्षय के लिए? मेरे अक्षय के लिए ऐसे कुत्ते शब्द का उपयोग मत कर, मेरा सबसे समझदार और होनहार बेटा है वो। आपको ही वो होनहार और समझदार दिखाई देता है, हमें तो किसी भी तरीके से होनहार और समझदार नहीं दिखाई देता है वो। खैर छोड़ना मनीष, तू भी किससे बहस कर रहा है, ये हमेशा अक्षय की साइड लेती हैं। आखिर हम आपके लिए कितना भी कर लें माँ, आपकी नज़र में हमेशा अक्षय ही अच्छा रहेगा। ये मनीष मुझे क्या बोल के चला गया? बोलने से पहले एक बार सोचते भी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं ये। माँ जी किरण को बोल के जल्दी से खाना लगवा दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ माँ जी स्वीटी एकदम सही कह रही है, किरण को जल्दी बोल दीजिए, जल्दी खाना लगा देगी। आज तो सच में बहुत ज़्यादा थक गए, पर वाकई में बहुत मज़ा आया आज किट्टी पार्टी में। हाँ ये बात तो आपने सही कही है, बहुत मज़ा आया भाभी आज पार्टी में। माँ जी आप अभी तक यहीं खड़ी हुई हैं, आपने किरण को बोला नहीं खाना लगाने के लिए? हाँ हाँ बहू अभी बोल देती हूँ मैं किरण को खाना लगाने के लिए। मेरे अक्षय और किरण बहू को तो इस घर में सबने नौकर समझा हुआ है। मैं तो कहती हूँ भगवान से किरण जैसी बहू हर घर में दे, और मेरी दोनों बड़ी बहू है ये तो एक नंबर की नालायक है। पता नहीं ये बात मेरे दोनों बेटों को ही कब समझ आएगी कि उनकी दोनों पत्नियां बिल्कुल नालायक है, पैसे उड़ाने वाली हैं। आज मेरा अक्षय भी कहीं अच्छी सी नौकरी कर रहा होता तो किरण की भी इस घर में बहुत अच्छी अहमियत होती। आज मेरा अक्षय कमा नहीं रहा इसीलिए तो किरण की अहमियत नहीं है, नहीं तो किरण जैसी बहू तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ ये नालायक और निकम्मी बहू है, इन दोनों की सिर्फ इसलिए अहमियत है कि इन दोनों के पति कमाते हैं। आज मेरी सासू माँ ड्राइंग रूम में ऐसे सुस्त क्यों खड़ी हुई है? अरे नहीं नहीं छोटी बहू, मैं कहाँ उदास खड़ी हुई हूँ, देख मैं तो कितनी खुश हूँ। हाँ माँ मैं ये कहने आई थी, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया, चलिए आप भी खा लीजिए। मेरे अक्षय के लिए भी लगा दिया खाना? नहीं माँ इनका खाना तो मैंने कमरे में ही लगा दिया है, ये तो आप भी जानती है ना कि भैया भाभी हमें अपने साथ बैठा के खाना नहीं खिलाते हैं, तो हम अपने कमरे में ही खाते हैं, तो मैंने वहीं लगा दिया इनका खाना। इसी बात का तो दुख है मुझे कि इन सबको अक्षय की अहमियत कब समझ आएगी। जब कोई काम होता है तो अक्षय से कराने में इन दोनों को शर्म नहीं आती, पर खाना खिलाने में इन दोनों को शर्म आती है। कैसी दुनिया है ये, जो 4 पैसे कमाता है उसी की अहमियत है इस दुनिया में, और जो अच्छा है अच्छाई की कोई अहमियत नहीं है।
अरे माँ, आप क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठ जाती हैं। चलिए फटाफट खाना खा लीजिए। उसे क्या फर्क पड़ता है माँ, हम अपने कमरे में खा लेंगे। कम से कम भैया भाभी की वजह से हमें खाना तो मिल रहा है ना माँ। भैया भाभी का बहुत बड़ा एहसान है कि वो हमें खाना खाने के लिए खाना तो दे रहे हैं, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। और क्या चाहिए इंसान को, यही चीजें तो चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात माँ, हम लोग एक साथ हैं सब, और घरों की तरह हमारे घर का बंटवारा नहीं हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। और मैं यही चाहूंगी हमेशा कि हमारे घर का कभी बंटवारा ना हो, हम सब एक साथ रहें। पर तुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब दोनों बड़ी बहू है मेरी तुझसे नौकरों की तरह पेश आती है? तू भी तो इस घर की बहू है ना, छोटी है तो क्या हो गया? अरे माँ, दोनों भाभी मेरे से बड़ी भी तो है ना। अगर उन्होंने मुझे कुछ काम दे भी दिया और उनका कुछ काम कर भी दूंगी तो मैं छोटी थोड़ी हो जाऊंगी। अरे किरण, टेबल पे पानी नहीं है, जा लेके आ फटाफट। अरे मेरे तो अचार और पापड़ भी खत्म हो गए हैं। अरे तो किरण को कह के मंगवा लो ना। किरण, किरण, कितनी बार कहा है कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो टेबल के पास ही खड़ी रहकर। जी अभी आई भैया भाभी। अब जल्दी चलिए माँ, सब लोगों ने खाना खा भी लिया है और आप अब तक यहीं खड़ी हुई हैं। तुम्हारा आज आज का पार्टी दिन में कैसा बहुत था? ज्यादा मजा आया। अरे अरे भाभी, तुमने क्या आपने उसका किया? डायमंड का पूरे दिन- नेकलेस देखा? कितना ये सुंदर तो नेकलेस बताओ पहना ना। हुआ था उसने। यशोदा, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। क्या हुआ जी आपको? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं जी, इस उम्र में लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी बोल के आती हूँ सुभाष को, वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा देगा। रागनी को देखा था आपने? रागनी ने कितना अच्छा नेकलेस पहना हुआ था। मुझे भी ऐसे ही नेकलेस चाहिए, मुझे दिला देंगे ना आप? अरे तुम्हारा जब मन करे तब ले लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर मैं कमाई किसके ले रहा हूँ। बेटा सुभाष, तेरे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है आज, जरा अपने बाबूजी को डॉक्टर को दिखा ला। माँ, आप इस काम के लिए अक्षय को भी बोल सकती थी ना, छोटी छोटी बातों के लिए आप मेरे पास आ जाती हैं। आपको इतना पता होना चाहिए माँ, पूरे दिन ऑफिस में काम करके मैं थक जाता हूँ, शाम को भी चैन नहीं है इस घर में। ठीक है बेटा, गलती हो गई, आइंदा से ध्यान रखूंगी। ये माँ भी ना कभी नहीं सुधरेंगी, इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या आया है? बाबूजी ठीक तो है ना? आपके बाबूजी की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे अक्षय के बाबूजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हमें जल्दी से जल्दी उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। वो क्या होता है? मतलब ये कोई ऐसा डोनर मिल जाए जो उनको अपनी एक किडनी दे दे, तो एक किडनी के सारे वो अपनी आगे की सही से गुजार सकते हैं। मेरी किडनी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मैं अपनी एक किडनी दे दूंगी। ठीक है, आप अपना सैंपल लैब में दे दीजिए, उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी किडनी इनको लग सकती है या नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए आप इन्हें घर लेके जा सकते हैं। डॉक्टर ने तो बाबूजी की दोनों किडनी खराब बता दी। मैं सोच रहा हूँ अपनी एक किडनी बाबूजी को दे देता हूँ। सुनो जी, पागल मत बनो, ऐसी गलती तो गलती से भी मत करना। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी किडनी देने के बाद भी बाबूजी बच जाए? इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके जिंदगी जीनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें बीच में कट पड़ने की क्या जरूरत है? अभी बड़े भैया हैं, अक्षय है, अक्षय दे देगा अपनी किडनी। वैसे भी अक्षय तो माँ का बहुत लाडला है ना, और वैसे भी कोई काम धाम तो है नहीं उसके पास, दिन में इधर उधर घूमता रहता है। पर स्वीटी, वो मेरे बाबूजी हैं, मैं उनको इस हाल में कैसे देख सकता हूँ? पर वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम एक किडनी के सारे कैसे पूरी जिंदगी काटोगे? इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा करो, कोई जरूरत नहीं है पागलपंती करने की। और मैं तो ये कहती हूँ जी, इससे पहले कि बाबूजी को कुछ हो जाए तुम्हें अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए। नहीं तो बड़े भैया कम चालाक नहीं है, सारा हड़प के बैठ जाएंगे और तुम्हें मिलेगा ठेंगा। हाँ, बात तो तुम पते की कर रही हो। ठीक है, तो मैं माँ और बड़े भैया से बात करता हूँ इस बारे में। जी कहिए माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, मैं यही पूछ रही थी कि तुम तीनों में से अपने बाबूजी को किडनी कौन दे रहा है? माँ, मैं तो नहीं दे पाऊंगा अपनी किडनी, मैं भी नहीं दे रहा हूँ। तो क्या तुम अपने बाबूजी को यूं मरने के लिए छोड़ दोगे? कैसे बेटे हो तुम? आज तुम्हारे बाप को तुम्हारी इतनी जरूरत है और तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था? माँ, बाबूजी अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके हैं, हमारे आगे हमारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी, और इसका क्या भरोसा है कि हमारी किडनी देने के बाद बाबूजी ठीक ही हो जाएंगे? अगर ठीक ना हुए तो? हाँ माँ, मैं मनीष की बात से सहमत हूँ, मनीष बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब भगवान ना करे बाबूजी को सचमुच कुछ हो जाता है तो किडनी तो बेकार हो जाएगी ना। सही तो कह रहा है सुभाष, सुभाष के आगे अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ। आप ऐसे क्यों उठ के आ गए? जाइए अंदर जाके लेट जाइए, आराम कीजिए। अक्षय जा अपने बाबूजी को अंदर लेटा के आ। बाबूजी, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो कहूँ। क्या है सुभाष बेटा, बेझिझक होके क्या है? मैं ये सोच रहा था बाबूजी, उससे पहले कि आपको कुछ हो जाए आप इस घर का बंटवारा कर देते। नालायको,
क्या तुम्हें यही समय मिला था अपने बाप से ये बात करने के लिए? वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और तुम्हें बंटवारे की पड़ी है। सुभाष सही तो कह रहा है, उससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए इस घर का बंटवारा हो ही जाना चाहिए। ठीक है तो बाबूजी, घर का आधा हिस्सा मैं रख लेता हूँ और आधा हिस्सा मनीष रख लेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बिल्कुल। और मेरे अक्षय का क्या? मेरे अक्षय को कुछ नहीं मिलेगा, वो भी तो इस घर का तीसरा बेटा है। इस घर को मैं और बड़े भैया मिलकर चलाते हैं। अक्षय क्या काम करता है? पूरे दिन निठल्ला घूमता रहता है। अक्षय का कोई हक नहीं बनता बिल्कुल। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप निश्चिंत रहो भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। घर तो सबके लिए बराबर बराबर ही है ना। जब ये दोनों अपना हिस्सा मांग सकते हैं तो तू क्यों पीछे हट रहा है? तू भी मांग, तुझे क्या चाहिए? जैसे ये दोनों बड़े बेटे हैं इस घर के, तू भी तो तीसरा बेटा है इस घर का। भले ही भाइयों के तेरे बारे में ना सोचे, पर मुझे तो तेरे बारे में सोचना ही है ना। हाँ अक्षय, तेरी माँ एकदम सही बोल रही है। तू भी बता दे तुझे घर का कौन सा हिस्सा चाहिए। देखिए बाबूजी, अक्षय का इस घर पे कोई हक नहीं बनता है। ये घर हम दोनों भाई मिलकर चलाते हैं, मैं और मनीष। आप ही बताइए बाबूजी, आज तक अक्षय ने किया ही क्या है? अभी तक हम ही इसकी और इसकी बीवी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो इसका कैसे हक हुआ इस घर पे? कोई कुछ मत दो मेरे अक्षय को, सब अपना अपना हिस्सा रखो। पर मेरे हिस्से में जो पुरानी दुकान है छोटी सी, वो मैं अक्षय को दे दूंगी। अक्षय को अपना रहने का इंतजाम और कहीं करना होगा। अगर तुम दोनों घर का आधा आधा हिस्सा ले लोगे तो मेरा और तेरे बाबूजी का क्या होगा? हम दोनों किसके हिस्से में जाएंगे? और जब बंटवारा हो ही रहा है तो अच्छा होगा माँ और बाप का भी बंटवारा कर दो। ठीक है माँ, आप मेरे पास रह लेना और बाबूजी मनीष के पास रह लेंगे। शाबाश बेटा, तुझसे मुझे कुछ ऐसी उम्मीद थी। बहुत नाज था ना तुम्हें अपने लाडले दोनों बेटों पे। ये तो कमाते हैं ना, देख लिया आज इनका घिनौना रूप। लानत है ऐसे बेटों पे जिन्हें अपनी बाप की सेहत की नहीं, घर के बंटवारे की पड़ी है। तुम्हारे दोनों बेटों को ये डर है कि कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो इनसे कोई हिस्सा छूट जाए, इनको बंटवारे में हिस्सा ना मिले। तुम्हारे दोनों नालायक तुम्हारे जिंदा रहने की नहीं, तुम्हारे मरने की दुआएं कर रहे हैं। बाबूजी, कॉन्ग्रेचुलेशन, इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे पति की जान बचा ली। उस दिन आप अगर इनको सही समय पे हॉस्पिटल ना लेके आए होते तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। देखा ना माँ, मैं ना कहती थी बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ऐसी परेशान हो रही थी। हॉस्पिटल के कुछ बिल पड़े हुए हैं, आप उनको क्लियर कर दीजिए और उसके बाद इनको घर लेके जा सकते हैं। माँ, अब इसमें उदास होने की क्या बात है? ये तो कितनी खुशी की बात है ना कि बाबूजी को हम घर लेके जा सकते हैं। किरण बेटा, मैं बिल का ही सोच के परेशान हो रही हूँ कि बिल कैसे भरेंगे। अरे माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान ने जब अब तक साथ दिया है तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। ठीक है माँ, आप जरा बाबूजी का ध्यान रखिए, मैं अक्षय से मिलके आती हूँ। सुभाष को बोल देती हूँ आगे बाबूजी का और अक्षय का बिल जमा कर देगा हॉस्पिटल का। मेरा अक्षय, उसने आज अपने बाबूजी को बचा लिया अपनी किडनी देके। सुभाष बेटा, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा और अपने बाबूजी का और अक्षय का हॉस्पिटल का बिल जमा करा दे, फिर तेरे बाबूजी को घर लेके चलेंगे जल्दी। माँ, अब एकदम इतने पैसों का इंतजाम मैं कैसे करूँ? आपको तो पता ही है मेरी भी तो नौकरी है ना। आपने बिल्कुल सेविंग नहीं करके रखी। आज सेविंग की होती तो कुछ काम आई होती ना। अब तुम्हारे माँ बाप क्या हॉस्पिटल से सीधे हमारे घर ही आने वाले हैं? देखो जी, मैं तो अपने वाले हिस्से में उनको नहीं रहने दूंगी। भला 4-4 लोगों के खर्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ना जी ना, मेरे बस की नहीं है। सबकी दवाई गोली का खर्चा, फ्रूट फल का खर्चा और खाने पीने का खर्चा कहाँ से मैनेज करेंगे हम? ना ना ना, यहाँ नहीं लेके आना। तुम भी ना प्राची, बहुत तेज बोलती हो, जरा धीरे बोलो ना। माँ बाबूजी कभी भी किसी वक्त इस घर में आ सकते हैं, अगर उन्होंने सुन लिया तो। हाँ, तो मुझे किसी का डर नहीं लगा पड़ा है, मैं तो उनके सामने भी बोल दूंगी, मैं नहीं रखूंगी उन्हें अपने हिस्से में। वाह बहू वाह, तुम लोगों से मुझे कुछ यही उम्मीद थी। क्या जबरदस्त स्वागत किया है हमारा। सुभाष, जरूर मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो मैं तुझे बिल्कुल संस्कार नहीं दे पाई। ये क्या बोले जा रही है आप इनको? जो भी कुछ बोलना है मुझे बोलिए माँ जी। तुझसे बोलूं? तुझसे क्या बोलूं मैं? तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं है। माँ जी, जबान संभाल के बात कीजिए। ये मत बोलिए अभी आप सब लोग हम पे निर्भर हैं और हमको ही आंख दिखा रहे हो। अगर थोड़ा विनम्रता से बात करती ना माँ जी, तो मैं आपको अपने हिस्से में थोड़ी बहुत जगह दे भी देती, पर अब तो बिल्कुल नहीं दूंगी। चले जाइए यहाँ से और कहीं अपना इंतजाम कर लीजिए। अब बस करो बस। क्यों? मुझे बस करने के लिए क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ को बोलिए ना। अकड़ देखिए अपनी माँ की, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए अभी तक। हॉस्पिटल का सारा बिल भी तुमने भरा है ना, उसके बाद भी मुझे ही आंखें दिखा रही है ये। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है कि तुम ही बिल भर के आए हो हॉस्पिटल का? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि कोई जरूरत नहीं है बिल भरने की। बस भाभी बस। वैसे भी आपको मैं बता दूं, बिल भैया ने नहीं भरा, अक्षय ने भरा है। किरण, ये तो क्या बोल रही है?
अक्षय तो तेरे बाबूजी के साथ ही हॉस्पिटल में एडमिट था, तो अक्षय ने कैसे बिल भरा? जी माँ, बिल अक्षय के हिस्से से ही भरा गया है। माँ, जब आप बहुत परेशान हो रही थी बिल को लेके, तो मैं भैया के पास आई थी पैसे की मदद मांगने के लिए। मैंने भैया को कहा था भैया आप बिल भर दीजिए, तो भैया ने साफ मना कर दिया मुझे। सारी बात मैं बताऊं भैया या आप बताएंगे? कौन सी बात, कैसी बात? अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई मुझे कुछ बताएगा? किरण तू ही बता, बिल कैसे भरा तूने? वो माँ, अक्षय के हिस्से में जो छोटी दुकान आई थी, हॉस्पिटल के बिल को देखते हुए मैंने वो बेच दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बिना किसी के पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। पर माँ आप तो जानती है ना कि हॉस्पिटल का बिल भरना कितना जरूरी था। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था उस दुकान को बेचने के अलावा। मेरा अक्षय हमेशा से उस दुकान में अपना कोई काम करना चाहता था, और तूने वो दुकान ही बेच दी। मैंने सोचा माँ दुकान तो फिर कभी ले लेंगे, अगर ये बाबूजी और ये सही सलामत रहते हैं तो। अभी बिल भरना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने वो दुकान बेच दी। सुना ना तुमने किरण क्या कह रही है? मेरे अक्षय के हिस्से में छोटी सी दुकान थी, वो भी इसने बेच दी हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। बहुत देर से सब देख रहा हूँ और सब सुन रहा हूँ, और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हो गई। और सुभाष, तूने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि किरण ने वो दुकान बेच दी है? तूने उसे रोका नहीं? कैसा बड़ा बेटा है तू, कैसा बड़ा भाई है तू। तूने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि तेरे छोटे भाई के पास अब कुछ नहीं बचा। मेरा यकीन मानिए माँ, मेरे बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया कि किरण ने वो दुकान बेच दी है। पर कोई बात नहीं है माँ, आप परेशान मत हो। आप लोग जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। भैया आप ही रखना अपने हिस्से में इन सबको, मनीष से उम्मीद मत करना। आपको तो पता है मनीष की तो आपसे कम ही सैलरी है, हम लोग 4-4 लोगों का कैसे खर्चा उठाएंगे? कम सैलरी में तो बहू मैंने भी अपने बच्चों को पाला था, बल्कि मैंने तो उनको पढ़ाया लिखाया भी था। हाँ तो बाबूजी आपने कौन सा एहसान कर दिया? दुनिया पालती है अपने बच्चों को। अभी मैं ज़्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। यशोदा, मेरे आराम करने का बंदोबस्त कर दे, मेरे को आराम करना है। हाँ ठीक है जी, अभी करती हूँ। चलिए आप अपने कमरे में चलिए। खबरदार माँ जी, अब उस रूम में मत जाइए, वो रूम मेरा और सुभाष का है, अब आपका नहीं है वो। अगर वो रूम तूने ले लिया तो तेरे बाबूजी अब कहाँ आराम करेंगे? माँ आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी हमारे वाले कमरे में आराम करेंगे अब। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे भी आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। अब हमें जल्दी से जल्दी ये घर छोड़ना होगा। पर मैं ये सोच रही हूँ ये घर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? क्यों कहीं जाने की क्या जरूरत है? ये तेरा और मेरा घर है, हम यहीं रहेंगे। सुभाष की पत्नी 3-4 बार टोक चुकी है मुझे कि बाबूजी ठीक होते ही आप लोग निकलो यहाँ से। वैसे तो अक्षय गया है घर का इंतजाम करने के लिए, देखो अगर मिल जाता है तो। तू सही कहती थी यशोदा, हमारा अक्षय कोई नूर है, मैं ही उसे नहीं पहचान पाया। जब सबने मुंह मोड़ लिया था तब मेरा अक्षय ही हमारे साथ खड़ा था, और तो और उसने ही आपको बचाया है, उसने ही अपनी किडनी आपको दी है। मैं आपको हमेशा यही समझाती थी, मेरा अक्षय पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, पर वो बहुत अच्छा है, वो सबसे घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये भी तो किस्मत का खेल ही है जी, जो बुरे हैं उनके पास सब कुछ है, और जो बहुत अच्छा है उसके पास कुछ नहीं है, वो आज पाई पाई के लिए मोहताज है। आपने तो बाप हो के मेरे अक्षय के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। माँ, एक खुशखबरी है, घर का इंतजाम हो गया है। क्या? घर का इंतजाम हो गया? कब चलना है फिर? सामान पैक कर लीजिए माँ, 1-2 दिन में चलते हैं। सुन रहे हो, मेरे अक्षय ने घर का इंतजाम कर लिया। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में ही रहेंगे। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तेरे दोनों बेटे होंगे। पर वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? आपने तो खुद ही वसीयत के पेपर बना के घर का बंटवारा किया था ना। इस सच्चाई के बारे में तुम लोगों को मैं सही समय पे बताऊंगा। जी कहिए बाबूजी, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? सुभाष और मनीष, मैंने तुम लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो और अपने रहने का और कहीं बंदोबस्त कर लो। लगता है बाबूजी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है। घर तो आपको खाली करना चाहिए ना, आप हमसे ही घर खाली करवा रहे हैं। आपको पता नहीं इस घर के मालिक हम हैं। सुभाष, अपनी बीवी को बोल कि बीच में टांग ना अड़ाए। जब घर के बुजुर्ग बात करते हैं ना तो औरतों का बोलना शोभा नहीं देता। मीनाक्षी ठीक तो कह रही है बाबूजी, मीनाक्षी ने गलत क्या कहा? वैसे भी घर तो आपको खाली करना है ना बाबूजी, हम क्यों घर खाली करें? इस घर के मालिक हम हैं। तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इस घर का मालिक हमेशा से मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा, समझे तुमने क्या मुझे कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ है जो घर में तुम्हारे नाम कर दूंगा? इस घर का मालिक आज भी मैं ही हूँ। वो मेरी नकली वसीयत थी, मैंने कोई घर का बंटवारा नहीं किया। मैं तो तुम लोगों को परखना चाहता था कि तुम कितने पानी में हो, और मेरी बीमारी के चलते मैंने तुम लोगों को अच्छे से परख लिया। आज मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो, निकल जाओ मेरे घर से। और सुनो, कोई रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है और कोई माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है।
अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। जैसे तुमने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था मेरी तबीयत को देखते हुए, चलो मैं भी तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर घर का इंतजाम कर लो और इस घर को छोड़ के चले जाना। फिर मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी पाला और तुम लोग 1 महीने नहीं पाल पाए अपने माँ बाप को। मैंने तुम्हें अपना पेट काट काट के पाला, खुद कमी रखी, पर तुम्हें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मैंने। दुनिया में अगर औलाद तुम्हारे जैसी होती है ना तो कोई औलाद ही नहीं मांगेगा, और मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारी जैसी औलाद।